हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू अ चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। दिस इज साकिर लिटोरिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस वीडियो हमने एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम पैटर्न्स पर, सैलरी के रिगार्डिंग, ट्रेनिंग पीरियड के रिगार्डिंग हमने बनाई हुई थी। उस वीडियो पर आप लोगों के कमेंट आए थे कि सर सब्जेक्ट एनालिसिस, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए और सिलेबस में क्या क्या चीजें यहाँ पे नई ऐड हुई हैं, क्या हटाई गई हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो स्पेशली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, इसको स्टार्ट करने के पहले आपसे एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में एक सवाल है कि सर एग्जाम यहां पे नहीं हो रही है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का हम क्या करेंगे। ठीक है, अब एक कॉमन सी बात है कि लास्ट 3 ईयर से आपकी एग्जाम यहां पे नहीं हुई है, आगे एग्जाम होगी या नहीं होगी। तो देखो यहां पे रिलीज किया गया था नोटिफिकेशन, आपका फेब 2020 में आपका नोटिफिकेशन आया था, रूल बुक पूरी अपलोड की गई थी, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से एमपीपीएससी ने अपनी सारी परीक्षाएं कैंसिल कर दी थी। साथ ही साथ और 20% ओबीसी रिजर्वेशन का भी केस हमारा हाई कोर्ट में चल रहा था, जिस वजह से भी एमपीपीएससी एग्जाम्स को कंडक्ट नहीं करा पा रही है। अब ये जो रिजर्वेशन वाला पॉइंट है, इस पे हाई कोर्ट ने रिलीज किया है कि जब तक इसका फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक 14% आपका रिजर्वेशन जारी रहेगा पूरे राज्य में और इसके बेसिस पे ही एग्जाम्स कंडक्ट की जाएंगी। तो यहां पे पॉसिबिलिटी है कि आपका 2021 में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि 4 साल से नहीं हुई, डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी वैकेंसी पड़ी हुई हैं, तो 2021 में आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। अब यहां पे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा, जब एग्जाम की डेट्स आएगी तभी हम प्रिपरेशन को करेंगे। मतलब 1 महीना बचा हुआ है एग्जाम को, तब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं। तो अगर हम बात करें एक इंटीग्रेटेड एंड स्मार्ट प्रिपरेशन की, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम 2 या 3 सब्जेक्ट जो उठाए हुए हैं उसमें से कुछ टॉपिक्स को पढ़ लिया है और बाकी को छोड़ दिया है, बस इंपोर्टेंट चीजों को पढ़ लिया और खत्म कर दिया। तो ये हमारी इंटीग्रेटेड एंड स्मार्ट प्रिपरेशन नहीं होती है। स्मार्ट प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है कि जितना भी हमारा सिलेबस है, एंटायर सिलेबस को अपने को क्या करना है, कवर अप करना है। और ये कैसे कवर अप होगा? तो किसी भी एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो मिनिमम 6 मंथ तो आपको प्रिपरेशन में देना पड़ेगा। और अगर आज से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो एक ही, तो जो हमारी एक्सपेक्टेड मई जून में आपकी एग्जाम होने वाली है, तो मे बी आप उसको क्वालिफाई कर लो और आप एक एसडीओ की पोस्ट ले सकते हो। तो कुछ पॉइंट में यहां पे डिस्कस करूंगा कि एक इंटीग्रेटेड एंड स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे हो सकती है, किन किन पॉइंट्स पर हमें यहां पे ध्यान देना है। तो आपको डिस्प्ले पे भी दिख जाएंगे वो सारे पॉइंट्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला, हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, हम सिर्फ एमपीपीएससी एई को टारगेट नहीं कर रहे हैं, चाहे एसएससी जेई हो, व्यापम हो या अदर टेक्निकल एग्जाम्स हो। तो अगर हम एक स्टडी की बात करें, प्रिपरेशन की बात करें, तो एक आपके पास स्टडी प्लान होना चाहिए। जब तक कि आपका स्टडी प्लान नहीं होगा, हम एक स्मार्ट प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अब देखो स्टडी प्लान में होगा क्या, अगर आपने एक प्रॉपरली स्टडी प्लान किया हुआ है। स्टडी प्लान का मतलब ऐसा है कि आपके अकॉर्डिंग आपको टाइम सेट करना है। हर व्यक्ति और हर स्टूडेंट की अगर मैं यहां पे बात करूं तो सबका टाइमिंग अलग होता है। मतलब किसी को मॉर्निंग का टाइम अच्छा लगता है पढ़ने में, किसी को दोपहर का टाइम अच्छा लगता है, किसी को इवनिंग का टाइम अच्छा लगता है पढ़ने में। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना एक स्टडी प्लान बनाएं। उससे क्या होगा कि जितना भी एंटायर सिलेबस है वो आप कवर अप कर लोगे, सारे टॉपिक्स को आप कवर अप कर लोगे अगर आप एक प्रॉपर स्टडी प्लान की बात करें तो। नेक्स्ट, अब एग्जाम्स कैसा होगा, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एग्जाम का पैटर्न्स कैसे होता है, तो आपको पता है एमपीपीएससी एई 2020 में जो आपका रूल बुक आया था उसमें पूरा का पूरा उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है। मेंस को हटा दिया गया है, प्रीलिम्स आपका होगा, इंटरव्यू होगा, इन दोनों के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो हम जज कैसे करें? सब लोगों के मन में एक क्वेश्चन है, सर क्वेश्चंस का लेवल यहां पे क्या होगा? मेंस हट गया है, पेपर बहुत ज्यादा टफ आने वाला है, गेट के लेवल का आने वाला है, तो हम कैसे समझें? तो यहां पे आपको रेफर करना है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पेपर हुए हैं।
क्लियर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, वीडियो के लास्ट में आपको ये भी मैं दिखाऊंगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम्स में, ठीक है। तो अगर यहां पे मैं बात करूं तो जो आपका आईईएस का प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें जो आपके प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेक्निकल्स के, उस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब मन में ये भी डाउट आता है कि सर गेट के लेवल का एग्जाम होगा क्या? तो गेट के लेवल का बिल्कुल भी एग्जाम नहीं होगा। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, बहुत जो आईएएस के प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीलिम्स के लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम प्रीवियस ईयर को रेफर करेंगे। सेकंड हमारा पॉइंट क्या हो गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को रेफर करना है, जिससे हमें आइडिया हो जाए एग्जाम पैटर्न्स का, टॉपिक्स का, कि कौन कौन से टॉपिक्स ज्यादा पूछे जाते हैं इस सिलेबस में से, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं। नेक्स्ट, अब हमने देखो स्टडी प्लान बनाया था, उसमें सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया है। दूसरा, हमने एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रेफर कर लिया है। अब नेक्स्ट, हम टाइम को कैसे मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट को इफेक्टिव कैसे बनाएं, तो यहां पे आपको अब करना है मॉक टेस्ट को सॉल्व। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो गया, सॉल्व मॉक टेस्ट टू इंश्योर दैट द मैनेजमेंट ऑफ टाइम इज इफेक्टिव इन ऑर्डर। इससे क्या होगा, जब आप सॉल्व करोगे मॉक टेस्ट को तो आपके जो नंबर्स हैं, आपके क्या हैं, नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स आपके आएंगे तो वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक रह गया जिसको मुझे पढ़ना है। साथ ही साथ जो हमने स्टडी प्लान बनाया था उसमें ईच टॉपिक को कवर अप किया था, उसी टाइम आपको क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट को प्रिपेयर करते जाना है कि जब एग्जाम आपकी आए तो उसके एक महीने पहले जो आपका शेड्यूल रहेगा पढ़ने का, 30 डेज की जो स्ट्रेटजी आपकी प्लान होगी, उसमें शॉर्ट नोट बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि शॉर्ट नोट्स हम बनाएंगे, तो जो चीजें हम भूल रहे हैं उसको हम मेमोराइज कर लेंगे एक बेटर वे में, तो शॉर्ट नोट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आता है कि पढ़ तो सब लिया है लेकिन रिवीजन की कोई भी बात नहीं हुई है, तो यहां पे आपको वो टाइम भी सेट करना है जब पढ़ी हुई चीजों को हम क्या करें, रिवाइज करते जाएं। तो ये हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होना चाहिए। इसमें हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस कर लिए। सबसे पहले आपको एक स्टडी प्लान बनाना है, आपको अपने अकॉर्डिंग जब भी आपका मन लगता हो पढ़ने में उस टाइम का आपको एक स्टडी प्लान बनाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रेफर करना है, सॉल्व करना है अपने को मॉक टेस्ट का, नेक्स्ट शॉर्ट नोट को भी बनाना है और रिवीजन के लिए भी टाइम अपने को सेट करना है। अब यहां पे हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट का एनालिसिस कैसे है, किस किस, तो आपको पता है कि हम यहां पे जो सब्जेक्ट का एनालिसिस करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट एनालिसिस। तो सब्जेक्ट एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले हम समझते हैं यहां पे कि सिविल इंजीनियरिंग के कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे यहां पे पूछे जाएंगे। तो अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें कि जो प्रीवियस ईयर में आपका सिलेबस था उसमें टेक्निकल के कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट पूछे जाते थे, तो वहां पे आपके टोटल 8 सब्जेक्ट पूछे जाते थे। लेकिन एमपीपीएससी ने अभी 2020 में जो रूल बुक यहां पे निकाली थी उसमें 2 नए सब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया था और मतलब आपसे टोटल 10 सब्जेक्ट यहां पे अब पूछे जाते हैं। तो एक बार हम ब्रीफ में सब्जेक्ट को समझ लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहला आपका आरसीसी, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट आपका सब्जेक्ट रहेगा। नेक्स्ट स्टील स्ट्रक्चर रहेगा आपका, सॉइल मैकेनिक्स होगा, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होगा, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग जिसमें इरिगेशन प्लस हाइड्रोलॉजी अपन ने दोनों को इंक्लूड कर लिया है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट होगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जिसमें हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट मतलब सीपीएम आपसे पूछा जाएगा। अब यहां पे 2 नए सब्जेक्ट आए, पहले टॉस पूछा जाता था, सॉम नहीं पूछा जाता था, तो अब उन्होंने सॉम और टॉस दोनों को मिला के एक सब्जेक्ट कर दिया है जिसका नाम उन्होंने दिया है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। यहां पे सॉम का पार्ट बहुत ज्यादा डाल दिया गया है एज कंपेयर टू टॉस, मतलब सॉम से ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एज कंपेयर टू टॉस।
नेक्स्ट आपका जो यहां पे सब्जेक्ट ऐड किया गया है वो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, मतलब दो सब्जेक्ट आपके यहां पे ऐड हुए, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम आपका ऐड हुआ है, दूसरा आपका ऐड हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के वेटेज की। तो सब्जेक्ट का वेटेज यहां पे हम देखेंगे कि 2016 में जो आपका पेपर हुआ था, 2017 में जो आपका पेपर हुआ था और जो 2021 में आपका एग्जाम होने वाला है, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पे 2016 में आपका कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे सब्जेक्ट से। अगर हम बात करें आरसीसी से, तो आरसीसी से आपसे 9 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। टॉस आता था तब आपका सॉम नहीं आता था, तो टॉस से आपसे पूछे गए थे 5 क्वेश्चंस, स्टील स्ट्रक्चर से पूछे गए थे 8 क्वेश्चंस, सॉइल मैकेनिक्स के 16 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो 17 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, डब्ल्यूआरई में अगर मैं बात करूं तो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से टोटल 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें 8 क्वेश्चंस इरिगेशन से पूछे गए थे और 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे हाइड्रोलॉजी से। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करूं तो 15 क्वेश्चंस आपसे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के आए थे, जिसमें हाईवे इंजीनियरिंग से 6 क्वेश्चन, रेलवे इंजीनियरिंग से 5 क्वेश्चंस एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग से आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो 12 क्वेश्चंस आपके आए थे। तो ये जो हमने अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए 2016 के डिस्कस किए, आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे कि 2016 में ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं 2017 की। तो 17 में आरसीसी से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टील स्ट्रक्चर से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, टॉस से आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सॉइल मैकेनिक्स की बात करूं तो यहां पे 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब एनवायरमेंटल की अगर मैं बात करूं तो 15 क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछे गए हैं, डब्ल्यूआरई में आपसे टोटल 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें 10 क्वेश्चंस इरिगेशन से एंड 7 क्वेश्चंस हाइड्रोलॉजी से आए हुए थे। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन हाईवे इंजीनियरिंग, 4 क्वेश्चन रेलवे इंजीनियरिंग एंड 4 क्वेश्चन एयरपोर्ट इंजीनियरिंग से आपसे पूछे गए। मतलब टोटल 14 क्वेश्चंस आए थे आपके ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से 11 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो ये 16 और 17 का हमने डिस्कस कर लिया। अब यहां पे क्या हुआ, 2021 में जो हमारा एग्जाम होने वाला है, इसमें क्या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आरसीसी मींस रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की, तो 9 to 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं 2021 में। स्टील स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो 6 to 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं स्टील स्ट्रक्चर से। अब 2021 में जो हमारी एग्जाम कंडक्ट होगी उसका सिलेबस भी नया है, मतलब टॉस और सॉम दोनों को एक साथ मिला दिया गया है और नाम दिया गया है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। हम यहां पे टॉस की अगर बात करूं तो टॉस से आपसे 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्लियर। और अगर सॉम की देखी जाए, बात की जाए तो सॉम से 8 to 10 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉम का सिलेबस ज्यादा ऐड किया गया है, टॉस का सिलेबस आपका कम ऐड किया गया है। तो सॉम का यहां पे अच्छा वेटेज हो सकता है, 8 to 10 मार्क्स आपके हो सकते हैं, और टॉस हमारा कितना होगा, 3 to 4 होगा। नेक्स्ट सॉइल मैकेनिक्स की बात करूं तो 12 to 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर प्रीवियस ईयर 16 में 16 क्वेश्चंस आए हैं, 17 में 20 क्वेश्चंस आए हैं, तो 2021 में आप 12 to 15 क्यों बोल रहे हैं। तो देखो इसका रीजन ये है कि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट नए ऐड हुए, मतलब इनका वेटेज भी उनको ऐड करना है। अगर इनका वेटेज उनको ऐड करना है तो जो हाईली वेटेज सब्जेक्ट आपके थे उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस को वो क्या करेंगे, कम करेंगे। तो सॉइल मैकेनिक्स के आपके जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं वो 12 to 15 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो 15 to 16 क्वेश्चंस आपके यहां पे पूछे जा सकते हो। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बहुत टफ पूछा जाता है आपसे, टफ इन द सेंस कि आपका अच्छा पार्ट पूछा जाता है, अच्छे लेवल का यहाँ पे पेपर में पूछा जाता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम डब्ल्यूआरई की बात करें, मतलब वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग की बात करें तो इरिगेशन प्लस हाइड्रोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो टोटल 8 to 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं डब्ल्यूआरई से। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो 10 to 12 क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखो ये 10 to 12 क्वेश्चंस जो होंगे ये हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग तीनों को मिला के होंगे 10 to 12 क्वेश्चंस, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की, सीपीएम की बात करेंगे तो 10 to 12 क्वेश्चंस आपके सीपीएम से आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम सॉम की बात करें तो सॉम अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया, 8 to 10 क्वेश्चंस आएंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स आपका जो नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है 9 to 11 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा 2021 में जो पेपर होने वाला है उसके हमने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है कि ये वेटेज आपका रह सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, ठीक है। आगे हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं डिस्प्ले पे, आप देख लेना वो क्वेश्चंस को कि किस लेवल के यहां पे क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, क्वेश्चंस देखने के पहले आपको बता दूं कि यहां पे क्वेश्चन जो लेवल होता है पेपर का, उसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पे पूरा का पूरा जो टेक्निकल आपका है वो क्या होता है 60 to 40% के रेशियो में डिवाइड होता है। मतलब 60% यहां पे थ्योरेटिकली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एंड 40% आपके यहां पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। देखो न्यूमेरिकल्स आएंगे मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स यहां पे आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे आपको 3 घंटे में नॉन टेक्निकल का और टेक्निकल का दोनों पार्ट सॉल्व करना है। जो मन में मेंटेलिटी क्रिएट कर ली है कि गेट लेवल का आएगा, तो गेट में आपको सिर्फ टेक्निकल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उसके लिए सिर्फ पर्टिकुलर 3 घंटे का समय मिलता है। मतलब आप देखो वेरिएशन देखो, 3 घंटे में सिर्फ टेक्निकल के क्वेश्चन कर रहे हो आप, और यहाँ पे नॉन टेक और टेक्निकल दोनों करना है। मतलब लेवल जो होगा वो 60 और 40% में डिवाइडेड होगा रेशियो में। 60% थ्योरी आपसे पूछी जाएगी, 40% न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे। चलो अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं, आप डिस्प्ले पे देखना 5-10 क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस का लेवल पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में जो पेपर कंडक्ट हो चुके हैं उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर में आरसीसी का है, if FCK is the characteristic strength of concrete then as per the Indian standard 456/2000 the modulus of elasticity of the concrete is। देखो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया है, मतलब जो IS कोड हमारा होता है 456/2000, इसके पूरे रिकमेंडेशन आपको पढ़ना है। मतलब यहाँ पे ये थ्योरेटिकली डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला पूछा गया है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन अपने से पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड इन द कंक्रीट बीम शुड नॉट बी लेस देन। मतलब ये भी डायरेक्टली रिकमेंडेशन आपसे पूछ लिया है प्रीवियस ईयर में जो आया था आपका, ठीक है। तो टेंशन रेनफोर्समेंट मिनिमम कितना रिक्वायर्ड होता है बीम के लिए, तो आपको ऑप्शन भी देख रहे होगे, ऑप्शंस भी क्वेश्चन में। अभी हम सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चंस को देख रहे हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आरसीसी की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम, मतलब आरसी कॉलम विथ स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 12 इज क्लासिफाइड। देखो कितना सिंपल थ्योरेटिकली क्वेश्चंस पूछा गया है, ये भी रिकमेंडेशन से डायरेक्टली फैक्चुएट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की तो द क्रिटिकल सेक्शन फॉर कंप्यूटिंग मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट फॉर द डिजाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग सपोर्टिंग अ कंक्रीट कॉलम इज कंसीडरिंग ऑफ एज डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम। देखो सिंपल सा रिकमेंडेशन है IS 456 का, तो मतलब जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है आरसीसी में जो यूज होता है वो आपको पूरे रिकमेंडेशन उसके पढ़ना है। ऐसे ही स्टील में मैं अगर बात करूं तो जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 800/2007 होता है वो आपको उसके भी रिकमेंडेशन पढ़ना है। मतलब रिकमेंडेशन से डायरेक्टली फैक्चुएट क्वेश्चंस आपको यहां पे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, ये भी आपका इससे पूछा गया है आरसीसी से, एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड the minimum grade of concrete to be used in the liquid retaining structure should be। मतलब बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट स्टील की अगर मैं बात करूं तो आप प्लेट ऑफ साइज 100 mm by 10 mm having yielding strength of 250 MPa, the design strength
प्लेट इन यील्डिंग ऑफ द क्रॉस सेक्शन एज, मतलब ये स्टील से पूछा गया, एक छोटा सा न्यूमेरिकल आया है। तो इस टाइप के इस लेवल के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा हैवी न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं दूसरे न्यूमेरिकल की बात करूं जो आपसे पूछा गया है, यहां पे देखना, अ वर्टिकल कट इज टू बी मेड इन अ सैचुरेटेड एंड सबमर्ज्ड क्ले विथ C इक्वल्स टू 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वाई सेट आपको यहां पे देखा, मतलब सैचुरेटेड आपको यूनिट वेट यहां पे देखा रखा है 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड गामा डब्ल्यू आपको देके रखा हुआ 10 किलो न्यूटन मीटर क्यूब। व्हाट इज द थ्योरेटिकली डेप्थ टू विच द क्ले कैन बी एक्सकेवेटेड विदाउट साइड कोलैप्स। तो ये आपसे सॉइल का न्यूमेरिकल पूछा गया, बहुत छोटा है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो देखो एनवायरमेंट से आपसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टिंग विथ वन मोड ऑफ अमोनियम आयंस टू कन्वर्ट टू नाइट्रेट्स आयन। तो जो हम रिएक्शंस पढ़ते हैं एनवायरमेंटल में वही हम छोड़ देते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं होती है, केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं। ठीक है, फिजिक्स ज्यादा अच्छी लगती है, केमिस्ट्री नहीं लगती है, तो रिएक्शंस को हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे रिएक्शंस को इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस आपको याद रखना है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चंस आए हैं आप डिस्प्ले पे देख लेना। ठीक है, ये मैं बता नहीं रहा हूं, पढ़ के डिस्प्ले पे क्वेश्चंस आ रहा है तो आप ये क्वेश्चंस को देख लेना। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले पे दिख जाएंगे डायरेक्टली कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछे गए हैं, तो एक बार आप देख लेना, नोट डाउन कर लेना, समझ लेना कि किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि मन में जो मेंटेलिटी क्रिएट किए हो कि गेट लेवल का क्वेश्चन पेपर आएगा, तो नहीं आएगा। यहाँ पे जो पेपर आपका होगा ईएस के जो प्रीलिम्स आपके होते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम होता है, प्रीलिम्स में जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपसे, जो थ्योरेटिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस लेवल के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। और 60 और 40% का आपका रेशियो रहेगा, 60% थ्योरेटिकली आपसे पूछे जाएंगे एंड 40% आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो ये हमने प्रीवियस ईयर को भी डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ा सा नॉन टेक के पार्ट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि एमपी जीके में हमें क्या पढ़ना है, नेशनल जीके में मुझे किस टॉपिक से पढ़ना है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। तो देखते हैं। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था एग्जाम पैटर्न को कि 50 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक सेक्शन में आना है, मतलब पार्ट ए में आना है, जिसमें 35 क्वेश्चंस हमारे जो होंगे वो एमपी जीके से होंगे, 10 क्वेश्चंस हमारा नेशनल वर्ल्ड जीके से होगा एंड 5 क्वेश्चंस हमारा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से होगा। तो अगर मैं एमपी के जो 35 क्वेश्चंस आपके आना है एमपी जीके से, इसमें बात करूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो मध्य प्रदेश का आपको सबसे पहले हिस्ट्री क्या है इसकी, कल्चर क्या है इसका, लिटरेचर क्या है, तो ये सारी चीजें आपको एमपी में पढ़ना है। इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट हैं, डिस्प्ले में आपको सारे पॉइंट दिख जाएंगे कि क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है हिस्ट्री में, कल्चर में एंड लिटरेचर ऑफ एमपी। तो ये मैंने डायरेक्टली आपको पॉइंट बता दिया कि इसके अंदर आपको ये सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है, अगर हम किसी भी स्टेट के जीके की बात करते हैं तो उसका ज्योग्राफी। क्लियर, तो ज्योग्राफी ऑफ द मध्य प्रदेश आपको ये पढ़ना है, एमपी का ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। 35 जो क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं इसमें से भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट आपसे जो पूछा जाएगा पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की, कि पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस ऑफ एमपी, इसके अंदर जैसे गवर्नर कौन है, कैबिनेट आपका जो आएगा, पंचायती राज ऑफ एमपी, सोशल सिस्टम्स आपका आएगा, डेमोग्राफी एंड सेंसस ऑफ एमपी आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात भी होगी। तो ये सारे टॉपिक डिस्प्ले पे दिख रहे हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना कि हमारा जो पॉलिटिक्स है एंड इकोनॉमी है एमपी की, उससे कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश का हो गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने वर्ल्ड की भी बात की थी, नेशनल जीके की बात की थी। तो नेशनल जीके की अगर मैं बात करूं तो जो करंट इवेंट्स आपके हो रहे हैं, ठीक है, जो थोड़ा बहुत आपका
पॉलिटिक्स की बात हो जाएगी, जैसे गवर्नर, पीएम, इन सारी चीज़, कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, यहाँ से आपके वो 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं। मेनली यहाँ पे करंट अफेयर्स को आपको ध्यान देना है कि जो नई नई योजनाएं आपकी निकल रही हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो इसके अंदर आपका जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, कंप्यूटर्स हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर क्या क्या चीजें नई डेवलप्ड हो रही हैं, इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ना है। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड साइबर सिक्योरिटी के लिए जो आपका जीके रहेगा वो आपको पढ़ना है। ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है, ई कॉमर्स के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा नॉन टेक का सेक्शन हो गया है, क्लियर, जिससे आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को डिस्कस कर लिया है। सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंटों के लिए सब्जेक्ट का एनालिसिस हमने यहां पे कर लिया है। प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हमने क्वेश्चंस का वेटेज देख लिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस कर लिया है, सिलेबस को भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे कि जो हमारे प्रीवियस ईयर में एमपीपीएससी एई के पेपर्स हो चुके हैं उसके कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, ठीक है, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।